हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलोन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, कि कैसे हम जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनको सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सेपरेशन में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे कि सेपरेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है सेपरेशन करना। ठीक है, कैसे कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है। फिर आते हैं इसके मेथड्स, कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम सेपरेशन कर सकते हैं। अब अलग अलग मेथड्स होते हैं सेपरेशन के भी, तो काफ़ी सारे मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे घोल और घुलनशीलता के बारे में। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन इसका देख लिया था, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के बनाते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। यानी कि एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, और ये मिलकर के बनाते हैं किसी भी विलयन को, किसी भी सॉल्यूशन को। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिया है सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने लिया है यहाँ पर। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि नमक और पानी का मिक्सचर होगा, इसी को सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो देखो, इसमें अगर हम बात करें तो सॉल्यूट है सॉल्ट। सॉल्यूट हमेशा कौन सा होगा, जो कम मात्रा में होगा और जिसे घोला जाएगा। ठीक है, जो घुलेगा और कम मात्रा में होगा वो हमारा सॉल्यूट होगा। दूसरी चीज, सॉल्वेंट किसे कहेंगे, सॉल्वेंट होगा यहाँ पर पानी। सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा और जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोलेगा। ठीक है, उसे कहा जाएगा सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोलेगा। देखो, सॉल्यूट तो वो है जो घुलेगा, और जिसके अंदर वो घुलेगा, है ना, जो उसे घोलेगा, वो होता है सॉल्वेंट। क्लियर है। और इनसे मिलकर के बनता है हमारा सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन बन रहा है। तो ध्यान रखना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन बताइए। तो अगर आपको दिया हुआ है किसी भी उसमें, तो देखो, अच्छा, सॉल्यूट सॉल्वेंट और से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन पता है क्या है और सॉल्वेंट दिया गया, तो आप सॉल्यूट निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। अगर आपको सॉल्यूशन और सॉल्यूट दिया तो आप सॉल्वेंट निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। और अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया तो भी आप सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर लोगे। ठीक है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हायर क्लासेस में भी आते हैं कि 3 ग्राम सॉल्यूट को हमने किसी सॉल्वेंट में डाला है जिसका मास है 100 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन कितना है। ये 3 ग्राम सॉल्यूट हमने डाला है और टोटल जो सॉल्यूशन बना है वो है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, या हम सॉल्वेंट की बात करते हैं और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, ये हायर क्लासेस में आपके पास आएंगे, तो इस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, पहली चीज तो ये हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है घुलना। ऐसा परिवर्तन है जब पदार्थ और तरल पदार्थ के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं जिनमें उन्हें मिलाया जाता है। तो घुलना यानी कि तरल पदार्थ जब किसी पदार्थ में, यानी कि जो पदार्थ जिसे हम घोलना चाह रहे हैं वो उस तरल पदार्थ में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, उसे घुलना कहा जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि नमक जो है वो पानी में घुल जाता है, तो क्या रेत भी पानी में घुल जाती है? बिल्कुल भी नहीं, वो पानी में नहीं घुलती। ठीक है, तो दो तरह के पदार्थ होते हैं हमारे पास, एक होते हैं सॉल्युबल, जिन्हें हम कह सकते हैं घुलनशील, और एक होते हैं इनसॉल्युबल, या हम कह सकते हैं अघुलनशील। दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे इनका नाम ही है। घुलनशील यानी कि जो पदार्थ पानी में अच्छे से घुल जाते हैं, जैसे कि हम बात करें नमक है, ये पानी में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, चीनी है, ये भी पानी में अच्छे से घुल जाती है। तो वो पदार्थ जो पानी में अच्छे से घुल जाते हैं उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं, और वो पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील कहते हैं। जैसे कि
जैसे कि रेत हो गई, ठीक है, या मिट्टी हो गई, या चाक पाउडर हो गया, ठीक है, चाक, ठीक है, पाउडर हो गया, ठीक है। तो अब समझ में आया घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ क्या है। देखो, कुछ पदार्थ जैसे कि नमक, चीनी पानी में घुलते हैं और घुलनशील पदार्थ कहलाते हैं, और कुछ पदार्थ जैसे कि चौक और रेत पदार्थ पानी में नहीं घुलते, उन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं या अघुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का तो पता चल गया, साथ में आपको पता चल गया सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का, यानी कि घुलनशील पदार्थ क्या है और अघुलनशील पदार्थ क्या है। क्लियर है इतना? चलो तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो पदार्थ घुलता है विलेय कहलाया जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जो घुलता है, जैसे अगर नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो घुलता कौन है उसमें, क्या नमक घुलता है या पानी घुलता है? तो नमक घुलता है ना, तो नमक को क्या कहेंगे, विलेय। विलेय को इंग्लिश में हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे विलायक कहा जाता है, और विलेय जिस पदार्थ में घुलता है उसे विलायक कहा जाता है। विलायक यानी कि सॉल्वेंट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉल्वेंट। परिणामी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और जो मिश्रण हमारा बनता है उसको विलयन यानी कि सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विलय प्लस विलायक इज इक्वल्स टू विलयन। तो यहाँ पर लिखा गया है विलय, विलय यानी कि सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस विलायक यानी कि सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू विलयन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। जैसे चीनी और पानी मिलकर के चीनी का घोल बनाते हैं, ठीक है। तो देखो टाइनी, जब हमने सबसे पहले लिया पानी का एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया, टाइनी शुगर क्यूब्स इन स्टिल वाटर। अब हमने उसमें टाइनी शुगर क्यूब्स यानी कि छोटे छोटे शुगर के जो है, यानी कि चीनी के जो है छोटे छोटे क्यूब्स डाल दिए, टुकड़े डाल दिए। शुगर क्यूब्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब शुगर क्यूब क्या होगा, जो शुगर क्यूब है वो पानी में घुलना शुरू हो जाएंगे, और एक एक करके पूरे जो सॉल्वेंट है, पूरा जो वाटर है उसमें घुल जाएंगे, उसमें फैल जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यानी कि फैल जाएंगे। अ शुगरी सॉल्यूशन, फिर हमें मिलेगा एक मीठा सॉल्यूशन यानी कि शुगरी सॉल्यूशन। क्लियर है? ऐसे ही बनता है, जैसे नमक भी हम डालते हैं पानी में, पहले नमक डालेंगे, फिर क्या होगा, नमक, फिर उसको घोलेंगे तो पूरे पानी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और धीरे धीरे वो घुल जाएगा, फिर हमें मिलेगा एक सॉल्टी सॉल्यूशन यानी कि एक नमकीन विलयन। क्लियर है इतना? चलो, तो कैसे बना ये समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम पानी में चीनी की चम्मच भरते हैं और हर बार घोल को हिलाते रहें, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ठीक है। हमने एक गिलास में पानी लिया, सिंपल सी बात कही जा रही है, हमने क्या किया है, एक गिलास में पानी लिया या एक बीकर में पानी लिया है, ठीक है, इतना पानी लिया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। हमने एक बार चीनी डाली, घोली, चीनी घुल गई, दूसरी बार चीनी डाली, घोली, घुल गई, फिर तीसरी बार चीनी डाली, घोली और घुल गई। अब चौथी बार जब हम इसमें चीनी डालेंगे, तो अब ये पानी चीनी को और नहीं घोल सकता, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो घोलने की शक्ति है वो खत्म हो गई है, क्योंकि पहले इसमें इतनी सारी चीनी घोल दी है, अब इसमें और चीनी नहीं घुलेगी, ठीक है। अब चीनी और नहीं घुल सकती, तो ये आप देखोगे। तो अब हम क्या कहेंगे, अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, संतृप्त हो गया है। कैसा हो गया है, संतृप्त हो गया है, कि अब इसमें और चीनी नहीं घुल सकती। यानी कि हम कहते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन एक पॉइंट के बाद अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है।
सैचुरेशन पॉइंट यानी कि अब जो है उसमें और चीजें हम नहीं घुला सकते, नहीं घोल सकते। क्लियर है? तो अब उसे क्या कहा जाता है? संतृप्त या सैचुरेटेड कहा जाएगा। इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं इसे। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। ठीक है, तो संतृप्त विलयन क्या है? जिसमें विलय की अधिक मात्रा नहीं घुल सकती। लेकिन आपने गौर किया होगा, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? हम इसको गर्म कर दें। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो अब हम इसमें और चीनी को घोल सकते हैं। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर किसी भी सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, जो घुलनशीलता है, वो बढ़ सकती है। देखो, अगर हमने एक बीकर में पानी लिया और इसमें हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ 3 चम्मच चीनी ही अपने अंदर घोल सकता है, ये पानी सिर्फ 3 चम्मच चीनी घोल सकता है। जब हम चौथा चम्मच चीनी डालते हैं तो वो इसमें नहीं घुल सकता। क्यों? तब ये सॉल्यूशन जो है अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करें, फिर हम इसमें 1-2 चम्मच चीनी और भी डाल दें, तो भी वो चीनी इसमें घुल जाएगी। क्योंकि देखो, जब तक ये लिक्विड जो है अपने रूम टेम्परेचर पर है, तब तक इसकी जो घुलनशीलता है, सॉल्युबिलिटी है, वो सिर्फ 3 चम्मच चीनी घोलने की है। लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब 3 क्या, अब ये 5 चम्मच चीनी भी क्या कर लेता है? अपने अंदर घोल सकता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। बढ़ा सकते हैं हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, हाँ, विलयन को गर्म करके विलय की घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, घुलनशीलता किसी पदार्थ की किसी दिए गए द्रव में घुलने की क्षमता है। घुलनशीलता का मतलब क्या है? कि कौन पदार्थ किसी द्रव में कितना घुल सकता है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है, तो वही हमारी क्या है? घुलनशीलता है। गर्म पानी में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा ठंडे पानी की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, कुछ अन्य कारक भी हैं जो विलय की घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। अच्छा, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो घुलनशीलता को बढ़ाते हैं, लेकिन मेनली आपको टेम्परेचर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो, तो इतना आपको नोट करने, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही आ गया बात सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। की एक जो गिवन टेम्परेचर है उस पर जब कोई और सॉल्यूशन और ज्यादा जो सॉल्यूट है वो और नहीं घुल सकता, उसे ही क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख, ये है सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि और ज्यादा जो सॉल्यूट है उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये बन जाता है सैचुरेटेड, जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट अब डिसॉल्व नहीं होता। फिर हम करते हैं इसको हीट, अब इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। ठीक है, फिर हीट करने के बाद जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, तो वो हो जाता है क्रिस्टलाइज, वो क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। नोट कर लो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चर्निंग, जो हमारी अगली प्रोसेस है। ठीक है, चर्निंग की बात करते हैं। देखो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप समझ गए हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन क्या होता है ये आप समझ गए हैं। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? यानी कि जिसे हम घोलते हैं, जिसे घोला जाएगा वो सॉल्यूट है, और जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के जो बनाएंगे वो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है चर्निंग। चर्निंग की बात करते हैं। चर्निंग क्या प्रोसेस है?
चर्निंग को हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। तो लिक्विड से लाइटर पार्टिकल को अलग करना, सस्पेंडेड सॉलिड के लाइटर पार्टिकल्स को अलग करना, ये प्रोसेस क्या है? चर्निंग है। जैसे कि हम कर्ड या मिल्क से बटर ऑब्टेन करते हैं, या क्रीम से जब हम बटर ऑब्टेन करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन या चर्निंग प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, तो बटर ऑब्टेन करने की, बटर जो हम बनाते हैं क्रीम से या मिल्क से, तो वो प्रोसेस है चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? तो ये भी एक सेपरेशन की प्रोसेस है ना, क्रीम से हम बटर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो नोट कर लो इसे, और एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है। चलो, तो ये प्रोसेस है चर्निंग की प्रोसेस। चर्निंग की प्रोसेस में जैसे कि हमने कहा कि क्रीम या मिल्क से हम क्या करते हैं? बटर को अलग करते हैं। क्रीम और मिल्क में जो डेंसर लिक्विड होता है, जो डेंस होता है, वो नीचे रह जाता है, और जो लाइटर बटर बनता है वो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये है चर्निंग यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं, काफी सारी चीजें समझी हैं। ठीक है, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो चलो, तो चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा है सेपरेशन के बारे में, कि सेपरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होती है ना? दो कंपोनेंट या दो से अधिक कंपोनेंट जो है उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही सेपरेशन कहा जाता है, पहली चीज। अब सेपरेशन क्यों जरूरी है? ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। ठीक है, जो अशुद्ध पदार्थ है उसे हम अलग कर सकें। ठीक है, हम कंपोनेंट को अलग अलग कर सकें। तो ये कुछ जो है चीजें हैं जो जिसलिए हम सेपरेशन को करते हैं। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि सेपरेशन से पहले हमने पढ़ा कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था बच्चों शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। फिर पढ़ा था कि अशुद्धियां क्या होती हैं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन यानी कि कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी अच्छे से। फिर बच्चों हमने पढ़ा था अलग अलग विधियों के बारे में, कि सेपरेशन की जो अलग अलग विधियां हैं उसमें कई विधियां हमने पढ़ी, जैसे कि थ्रेसिंग पढ़ी, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग। ठीक है, इसके अलावा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिर अभी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा, फिल्ट्रेशन टेक्निक पढ़ी। ठीक है, तो काफी सारी टेक्निक हमने अलग अलग टेक्निक हमने पढ़ी है कि कैसे कैसे हम सेपरेशन करते हैं। क्लियर है इतना? इसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, और इसको हमने एग्जाम्पल के साथ समझा था। क्लियर है? चलो, फिर साथ में कुछ और मेथड, जैसे कि इवेपोरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण भी कहते हैं, कंडेंसेशन, जिसको हम संघनन कहते हैं। तो ये कुछ और टेक्निक्स हैं जिनको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था और एग्जाम्पल्स के साथ समझ भी लिया था। ठीक है, चलो तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो चलो, कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर है। पहला है थ्रेसिंग क्या है। अब थ्रेसिंग टेक्निक जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, डंठल होता है, और डंठल पे होते हैं अनाज के दाने, और जब ये फसल तैयार हो जाती है कटाई के लिए, फिर कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद जो ये डंठल हैं जिनमें अनाज रहता है, उन्हें क्या किया जाता है? थ्रेसिंग की प्रक्रिया द्वारा इन अनाज के कणों को डंठल से अलग किया जाता है। अब अलग कैसे किया जाता है?
ये जो डंठल है इन सभी को एक गठरी बनाई जाती है और उसे किसी हार्ड सरफेस पर पीटा जाता है जिससे कि दाने और डंठल दोनों अलग हो सके। क्लियर है? तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, थ्रेसिंग कटी हुई फसल से दानों को अलग करने के लिए डंठल को पीटने की प्रक्रिया है। दानों को अलग करने के लिए डंठल को पीटा जाएगा। ठीक है, यह आमतौर पर किसानों द्वारा हाथ से किया जाता है। ठीक है, तो आमतौर पर यह हाथों से किया जाता है। अब कई जगहों पर ये मशीन से भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई थ्रेसिंग की टेक्निक जो कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। अगला है संघनन क्या है। तो संघनन हम जानते हैं, जैसे हमने बात की कि मान लीजिए ग्लास है और इस ग्लास में हमने बर्फ के कुछ टुकड़े रख दिए हैं। ठीक है, बर्फ के कुछ टुकड़े रख दिए हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, बर्फ के टुकड़े तो हमने अंदर रखे हैं, हम क्या देखते हैं बाहर से इसमें पानी की बूंदें जो है वो इकट्ठी होने लगती हैं, ड्रॉपलेट्स आने लगती हैं और नीचे से भी ये क्या होने लगता है, ऐसा मानो ऐसा लगता है कि पानी इसमें जो है पानी बाहर निकल रहा हो। ठीक है, जबकि बर्फ तो अंदर है तो बाहर पानी कहाँ से आ रहा है, तो ये प्रोसेस जो है, ये पानी जो आ रहा है ये कंडेंसेशन की वजह से आ रहा है। अब हमारे एटमॉस्फेयर में है एयर और एयर में है जलवाष्प, और वो जलवाष्प जब इस ग्लास की ठंडी सतह पर टकराता है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस यही हमारी संघनन की प्रोसेस होती है जिसको हमने शॉर्ट में समझ लिया है। तो सिंपली यहाँ पर जो है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प द्रव में बदल जाता है या वाष्पीकरण का उल्टा है। और ये प्रोसेस जो है इवेपोरेशन प्रोसेस जो होती है उसके जस्ट अपोजिट ये प्रोसेस है। अब इवेपोरेशन क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण को अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है, भौतिक रूप से उन तरीकों का उपयोग करके अलग अलग किया जा सकता है। घटकों को अलग करने के लिए भौतिक गुणों के अंतर का उपयोग करते हैं, जैसे कि वाष्पीकरण, आसवन, निस्पंदन और क्रोमेटोग्राफी, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम मिश्रणों को अलग किए कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं और खुद से आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, पानी किसी पदार्थ का कितना भाग घोल सकता है। तो पानी किसी पदार्थ का कितना भाग घोल सकता है, जितनी उसकी घुलनशीलता है ना उसके अकॉर्डिंग वो घोलता है और फिर संतृप्त हो जाता है। और अगर हम इसकी जो घुलनशीलता है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था। चलो तो इसको रीड करते हैं। पानी एक निश्चित मात्रा में पदार्थ को घोल सकता है लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ठीक है, तो एक जो है निश्चित मात्रा में ही ये घुल सकता है। ठीक, इस सीमा तक पहुंचने पर, अब जब इस सीमा तक हम पहुंच जाते हैं यानी कि सॉल्यूट को इस सीमा तक हम घोल देते हैं, उसके बाद जब हम और सॉल्यूट डालते हैं उसको घोलने के लिए, तो घोल क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। यानी वह अब और घोल को नहीं, यानी कि वह अब और सॉल्यूट जो है या हम कह सकते हैं विलय जो है उसको घोल नहीं सकता और अतिरिक्त पदार्थ तल पर जमा हो जाता है। और जब हम और डालते रहेंगे तो वो क्या होगा, नीचे बॉटम में जमा हो जाएगा। जैसे मान लो हमने बीकर लिया, इसमें डाल दिया पानी, ठीक है, फुल पानी डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसमें 1 चम्मच नमक डाला, 2 चम्मच नमक डाला, घुल गया, 3 चम्मच नमक डाला, घुल गया। जब हम चौथा चम्मच नमक डालेंगे तो वो नमक जो है हम इसे कितने भी चम्मच की मदद से घोलें या किसी स्टिरर की मदद से घोलें तो ये घुलेगा नहीं। नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ इस तरीके से रहेंगे, और डालेंगे अगर हम नमक तो और ज्यादा पार्टिकल जो है इस तरीके से ढेर बनाते रहेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, यह सीमा तापमान और घुलने वाले पदार्थ की प्रकृति जैसे कारकों पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करता है कि जो घुल रहा है पदार्थ उसका नेचर क्या है, वो कैसे घुल रहा है। जैसे कोई लिक्विड वाली चीज है तो वो तो घुलती रहेगी, है ना।
तो जो पदार्थ हम घोल रहे हैं उसके नेचर पर तो ये डिपेंड करता है, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मान लो हम इसको हीट करने लग जाए, है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब ये पूरा अच्छे से जो है सॉल्यूशन में घुल जाएगा। तब ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में घुल जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो एग्जाम्पल देखें, यदि आप पानी में नमक डालते रहें तो अंततः यह घुलना बंद हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा, जो संतृप्त का संकेत है। कैसा बन जाएगा, सॉरी सैचुरेटेड ये बन जाएगा। क्लियर है? चलिए चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।